पहले मैं याद करवाती हूँ आपको, हम पिछली क्लासेस में थर्मोडायनेमिक्स में क्या कर चुके थे और फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। इंथैल्पी चल रहा था, आप ये मान के चलना टोटल भूल गए होंगे। नो लोड, सुहानी आगे है जगह, छोटी सी लड़की पीछे, भव्या सुहानी आगे आ जाओ। तो हम लोग ये देख रहे थे लास्ट क्लासेस में, वर्क डन आज कुछ नहीं आना, इसलिए वर्क डन का लोड मत लेना। अनंत, मैं सामने हूं। डेल्टा एच के ऊपर डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो अगर, तो उसको मैं क्या बोलूंगी, उस रिएक्शन को एंडोथर्मिक। डेल्टा एच था क्या, हीट कंटेंट। किसी भी रिएक्शन या सिस्टम से कितनी हीट निकाली जा सकती है या कितनी हीट वो मांग रहा है, हीट कंटेंट हुआ करता था किसी भी सिस्टम का, जिसको हमने नाम दिया था इंथैल्पी, और उसमें चेंज को हमने नाम दिया था इंथैल्पी चेंज। ग्राफ वगैरह भी किए थे वो पहाड़ वाले, वो डिस्कशन भी हुआ था, और वहां हमें ये पता चला था कि अगर डेल्टा एच एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है तो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव में रिपोर्ट होती है, एक्सोथर्मिक होता है तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव में रिपोर्ट होती है। पहली चीज तो ये याद दिला दूं। दूसरी चीज, एक बड़ी लंबी सी डेरिवेशन के थ्रू, डिस्कशन के थ्रू, फर्स्ट लॉ के थ्रू रेदर, हम पहुंचे थे कि डेल्टा एच इज नथिंग बट हीट एब्सॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, क्यूपी। जस्ट टू चेक कितनों को याद आया, क्यूवी किसके बराबर होता था, डेल्टा यू। व्हाट वाज डेल्टा यू, इंटरनल एनर्जी चेंज। तो क्यूवी हुआ करता था डेल्टा यू के बराबर, क्यूपी हुआ करता था डेल्टा एच के बराबर। आज की क्लास के बाद आपको सब याद आ जाएगा। जैसे ही आपको अगली क्लास में नए टॉपिक पे हम आएंगे, ये क्लास टेस्ट फिर से शुरू होंगे, आप पन्ने पलटने शुरू होंगे, आपको याद आ जाएगा। अब इसके बाद हमने एक डेरिवेशन करी थी, ये वाली डेल्टा एच की डेफिनेशन कह लो, इसको पूरा डिराइव किया था कि डेल्टा एच इज नथिंग बट डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। और हमें पता है डेल्टा एच की जगह कभी भी हम क्यूपी लिख सकते हैं, डेल्टा यू की जगह कभी भी हम क्यूवी लिख सकते हैं। और आइडियल गैस की ये इक्वेशन भी हमारे पास थी, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। और गैसेस का जो वॉल्यूम चेंज है वो सिर्फ गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस स्पीशीज डिसाइड्स द वॉल्यूम ऑफ दैट स्पीशीज। ये एवोगेड्रो लॉ हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जितना गैस भरते जाओगे पिस्टन उतना फैलता जाएगा, वॉल्यूम उतना बढ़ता जाएगा। और बेस्ट एग्जांपल है गाड़ी का टायर, राइट, या कह लीजिए बलून। आप जितने उसके अंदर एयर के वॉल्यूम, एयर के मोल्स बढ़ाते जाएंगे, बलून का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तो आपको पता है एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। तो मैं वी को निकालने के लिए एन का यूज कर सकती हूँ। बस यहां तक हुई थी हमारी क्लास, कुछ भी पिछला नहीं आएगा। अभी एक दो दिन के अंदर पिछला सारा मैं बाहर निकलवा लूंगी आपका, रिवाइज करा करा के। कुछ तो आज के क्वेश्चंस में हो जाएगा। तो आज हम डीपीपी 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। डीपीपी 2 स्टार्ट करने से पहले कुछ कुछ आगे की चीजें थर्मोकेमिस्ट्री की मैं भी देना शुरू करती हूँ। थर्मोकेमिस्ट्री लिटरली स्टार्ट हो चुका है, हेडिंग नहीं आई, बस हेडिंग थोड़ी देर बाद आएगी। जब भी कहीं कंबशन होगा, कंबशन बेंजीन का हो सकता है, कंबशन पेपर का हो सकता है, कंबशन ग्लूकोज का हो सकता है, कंबशन वुड का हो सकता है, ग्रेफाइट का हो सकता है, डायमंड का, किसी का भी कंबशन हो। कंबशन अगर एक आम आदमी से भी पूछो ना, कुछ जल रहा है, कुछ जल रहा है, मतलब हीट हमेशा निकल रही है। आंख बंद करके विदाउट एन एक्सेप्शन कंबशन की इंथैल्पी हमेशा नेगेटिव होगी। खबरदार जो उसकी पॉजिटिव निकली तो, अगर निकली तो पक्का तुम कुछ गलती करके आ रहे हो। पुट अ चेक ऑन योरसेल्फ। किसी भी क्वेश्चन में एंथैल्पी ऑफ कंबशन गिवन होगा तो साइन नहीं दिया जाएगा। आप मेरे को नहीं कह सकते आपने साइन नेगेटिव दिया ही नहीं, मैं कभी भी नहीं दूंगी, कोई किताब नहीं देगी। सीधे कहेंगे बेंजीन को कंबस्ट किया, इतनी एनर्जी का, इवोल्यूशन भी नहीं बोलेंगे। दिस इज द एनर्जी व्हेन बेंजीन इज combusted, energy heat change observed when benzene is combusted, when coal is combusted। अंडरस्टूड है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन में आगे माइनस लगना है तो आपको नहीं दिया जाएगा माइनस। अभी तो देंगे एक दो दिन, धीरे धीरे हम देना बंद कर देंगे। इसी तरह से न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, एक एसिड उठाया, उसके अंदर बेस डाला, एसिड बेस जब मिक्स होते हैं तो उसमें होता है न्यूट्रलाइजेशन। एक बार पहले भी आप लोगों से बात हुई थी, देखो कितनों को याद है, मैं भूल जाती हूँ किस बैच में बात हुई थी, मेरे तो जोक्स भी कॉमन है 5 साल से, तो मैं भूल जाती हूँ किस में हुई थी ये बात। मुझे आप ये बताइए, अगर लैब में काम करते करते आपके हाथ पे एसिड गिर जाए, आप क्या करोगे इमीडिएट,
अगर एसिड के ऊपर बेस डाल देंगे, जैसे मेरे हाथ पे एसिड गिरा, एसिड गिरने से मैं क्यों डर रही हूं, हाथ जल जाएगा। और मैंने जो हाथ जल रहा है क्योंकि वो मेरा डिहाइड्रेट कर रहा है, स्किन या लिविंग टिश्यूज में से वो पानी सारा निकाल रहा है, मुझे इमीडिएट जलन होनी शुरू होगी और स्किन जलनी दिख जाएगी कि स्किन जल गई। मैं इमीडिएट क्या करूंगी, उठा के बेस डालूंगी। बेस एज पर अनंत सजेशन, बेस क्या काम करेगा, न्यूट्रलाइज, एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमेशा एनर्जी, हीट और निकलती है। अभी तो सिर्फ ऊपर की स्किन गई थी, अब आप बेस डाल दीजिए तो अंदर की प्रोटीन लेयर भी बर्न हो जाएगी, आपको अपनी बोन्स बढ़िया दिखेंगी अंदर क्या है, पूरा स्केलेटन नजर आएगा। सो सबसे बड़ी बेवकूफी, बेवकूफी क्या, ये हर साल होती है बच्चों से, हमसे होती थी भाई। ये नॉर्मल सी बात है कि आप कभी भी, बड़ा ऑब्वियस है, हर कोई कहता है एसिड गिरते ऊपर बेस डाल दो, एसिड नहीं हो रहना चाहिए। ओ भाई, जो तुमने बेस डाला है वो उस एसिड से रिएक्ट करके और हीट जनरेट करता है। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज ऑलवेज नेगेटिव। बेस कभी नहीं डालना चाहिए, सोप कभी नहीं लगाना चाहिए उसके ऊपर, उसके ऊपर बहुत सारा पानी डालते रहना चाहिए, डालते रहना चाहिए तब तक जब तक आपकी बर्न फीलिंग ना खत्म हो। बट अवॉइड बेस। अवॉइड क्या मतलब, बेस विल डू द जॉब, वो किसी लायक छोड़ेगा नहीं उसके बाद। ये यहां पर ये बात बतानी इसीलिए भी जरूरी थी कि आप हमेशा याद रखें, न्यूट्रलाइजेशन में हमेशा हीट रिलीज होती है, इट्स हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आप लोगों को जरूर 10th क्लास तक ये बताया होगा कि आपको किसी एसिड को डाइल्यूट भी करना होता है ना, तो ड्रॉप वाइज और टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा टिल्ट करके कि गिरे भी तो बाहर गिरे, आपके ऊपर ना गिरे, समथिंग लाइक दैट। ये प्रिकॉशन लैब की बेसिक होती है। सो ये दोनों एंथैल्पीज याद रहेंगी। थोड़ी देर बाद अगर हम, जैसे मैंने प्लान किया, क्लास चल पाई तो बहुत सारी एंथैल्पीज आपके सामने आएंगी। आपके सिलेबस में 7 से 8 एंथैल्पीज हैं, जिसमें से 2 मैंने इंट्रोड्यूस कर दी जो हमेशा नेगेटिव हैं। बाकी किसी के बारे में हम कभी कमेंट नहीं कर पाएंगे, ये ऑलवेज नेगेटिव होगा कि ऑलवेज पॉजिटिव होगा, जो भी होगा साथ साथ बताया जाएगा। बट इन 2 के बारे में टिल योर साइंस, जितनी जब तक आपने पढ़ने, ये दोनों हमेशा नेगेटिव हैं, ये दोनों रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक है। तो अब मैं आऊं अगर अपने क्वेश्चंस पर, कि जो मैंने लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला देके आपको छोड़ दिया था और कहा था थर्मोकेमिस्ट्री अगली क्लास से स्टार्ट होगी। तो थर्मोकेमिस्ट्री तो लिटरली स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स और केमिस्ट्री का अब मर्ज हो रहा है और थोड़ी देर बाद मैं केमिस्ट्री पे शिफ्ट हो जाऊंगी। अब वो मर्जिंग क्या हो रही है देखिए, मैंने आपको, ये आपकी डीपीपी का क्वेश्चन है, आपके पास नहीं है डीपीपी लास्ट क्लास के, अभी मत ढूंढना, जब जरूरत होगी तब ढूंढेंगे। हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन इज दिस। मुझे नहीं पता ये डेल्टा एच है कि डेल्टा यू है, क्योंकि दोनों ही एनर्जी या हीट है, एक है क्यूपी, एक है क्यूवी। और क्यू सिंबल किसका है, हीट का। तो क्यूपी का मतलब है हीट इन्वॉल्व एट कांस्टेंट प्रेशर, क्यूवी का मतलब है हीट इन्वॉल्व एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मुझे अभी तक तो पहली लाइन से तो कुछ नहीं पता चल रहा। यस, टेम्परेचर दे दिया और बेंजीन क्या हो रहा है, कंबस्ट हो रहा है। कैलकुलेट क्यूपी, अंडरस्टूड है मेरे को क्या दिया इसका मतलब, क्यूवी। लेकिन जितना छोटा क्वेश्चन उतनी मुसीबत, उतनी चीजें हमें खुद ढूंढनी है। अब इसके अंदर मुझे, आप देखिए, हीट ऑफ कंबशन इज दिस, कोई प्लस माइनस नहीं दिया, ये तुम्हारी अकल लगनी चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कंबशन में तो हमेशा हीट निकलती है। अब सबसे पहले मेरे को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी होगी बेंजीन के कंबशन की। तो ये मेरे साथ साथ नोट कर रहे हैं आप, ठीक है, मेरे साथ साथ ये काम हो रहा है। ये बेसिक टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में मैं बहुत सारी चीजें क्लियर करूंगी, फिर आपकी 2-3 क्वेश्चन बाद गाड़ी चलनी शुरू होगी। मेरे पास बेंजीन मैंने लिखा C6H6, यहां फिजिकल स्टेट बहुत मायना रखेगी। बेंजीन लिक्विड होता है, आपको हम बता रहे हैं रिएक्शन में, ज्यादातर रिएक्शन दिया जाता है बच्चों, ज्यादातर, ये भी मैं बता दूं, मैं चाहे ना दूं बट ज्यादातर दिया जाता है लिक्विड, राइट। फिर O2 बैलेंसिंग, अभी उतारना मत, अभी सिर्फ रिएक्शन लिखना, इसकी बैलेंसिंग में थोड़ी सी आपको एक हैबिट डालनी है मैंने, O2। और combustion of an organic compound release 2 chemical compounds, that is carbon dioxide and water, और एक तो निकलती है हीट। हीट और एनर्जी को मैं अब अलग से लिखूंगी। बट प्रॉब्लम कम्स, कार्बन डाइऑक्साइड हम सबको पता है क्या है, गैस है, राइट। तो ये तो मेरे पास गैस है। वाटर क्या होता है, ये स्टैंडर्ड लॉ है आपके लिए, स्टैंडर्ड कंडीशन है बच्चों। कंबशन वाला वाटर हमेशा लिक्विड लोगे, ये लॉजिक नहीं लगाओगे कंबशन में लिक्विड वाटर थोड़ी बनता है, वो तो वेपर की फॉर्म में बनता है। वेपर भी लिक्विड ही होता है, वेपर गैस नहीं होती कभी। जब आप फिजिक्स में केटीजी पढ़ेंगे ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस,
तो वाटर वेपर्स पे आप पीवी इक्वल्स टू एनआरटी नहीं लगा सकते। वेपर और गैस में बहुत फर्क होता है। गैस होती है खुल के मूव करने वाली, डिफ्यूज करने वाली, वेपर नहीं मूव करते, वेपर हैवी होते हैं। तो वाटर वेपर्स को कभी गैस नहीं लेंगे आप, वाटर वेपर्स को क्या लेंगे, लिक्विड लेंगे। तो ये फिजिकल कंडीशंस आई। अब बैलेंसिंग की मैं कोशिश करूं बच्चों, तो बेंजीन में 6 कार्बन है तो मैंने यहाँ 6 लगा दिया, कार्बन तो बैलेंस हो गया। प्रॉब्लम मेरे को यहां पर ऑक्सीजन की आने वाली है। जैसे ही मैंने हाइड्रोजन बैलेंस किया, हाइड्रोजन भी कितने थे, 6, और ये भी 6, कर दिया बैलेंस। यहां 3 लगा दिया, यहां 6 लगा दिया। हमेशा बैलेंसिंग ऐसे ही करनी, ये बेंजीन नहीं। मैं अभी बहुतों की कंबेशन बनवाऊंगी अगली क्लास में। अगली क्लास में डीपीपी का पहला क्वेश्चन ही यही है, कंबेशन ऑफ एल्कोहल, कंबेशन ऑफ एसिटिक एसिड, कंबेशन ऑफ दिस फ्रेम इक्वेशन। तो उस वक्त आपको ये बैलेंसिंग की आदत लेनी होगी। अब ऑक्सीजन इस साइड कितने हैं, 2, और इस साइड अगर ऑक्सीजन गिनूं तो 12 और 3 15। मैंने अगर यहां 15 कर दिए तो ये क्या हो जाएंगे, 30। मैं यही खेल खेलती रहूंगी। आप देखिए इट विल गो फॉर लॉन्ग, फिर आप उसको डबल करोगे। मैंने 15 करते ही 30 हो गया, फिर क्या करूंगी, फिर इधर कुछ करूंगी, फिर वो मिसमैच होगा। यहां पर आपको मैक्सिमम यही मिलने वाला है, तो क्यों ना मैं 15/2 कर दूं। 15/2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 15 ऑक्सीजन। तो फ्रैक्शनल बैलेंसिंग को कोई अब आप अवॉइड मत करना, पॉसिबल ही नहीं है। आप यहां 30 करके, नहीं नहीं मेरे को तो यहां 30 करना है, या सॉरी 15 करना है, फिर इधर चेंजेस करोगे, इट विल वेस्ट योर टाइम, और कैलकुलेशन में उतना ही ट्रबल जितना बड़ा नंबर आप लाओगे। तो ये आपके पास, मतलब इसको कहीं पर कैसे भी लिखा मिल सकता है, राइट, ये ऐसे भी लिखा मिल सकता है। इतनी मैथ्स हम सबको आती होगी कि अब आपको ऐसे भी लिखा मिले तो आपको पता होना चाहिए क्या किया। तो सबसे पहला काम तो बैलेंसिंग, और इस बैलेंसिंग के थ्रू मैंने सबसे इंपॉर्टेंट गलती पकड़ी है आपकी, जो आगे की क्लासेस के टेस्ट में होगी। आप H2O को गैस गिन जाओगे, नहीं गिनना कंबशन में, जब तक हम ना कहें वो H2O स्टीम है, गैस है, तब तक नहीं। ठीक है, चलिए। अब मेरे को QV दे के QP पूछ लिया। आई नो QP क्या होता है, डेल्टा H, QV क्या होता है, डेल्टा U। मेरे पास ये दोनों इक्वेशन यूज के लिए तैयार हैं पिछली क्लास से। तो मैं कौन से वाली पिक कर लूं, ये वाली पिक कर लूं, करिए पिक, वैल्यू पुट करिए, आई एम वेटिंग। इधर मत देखना, रेडीमेड कर रखा है। आप सिर्फ गैशियस, अभी मैं वही चीज आपको बताना चाह रही हूं कि आपके पास फॉर्मूला है नीचे वाला, आपने फॉर्मूला लिखा। पहला काम आप क्या करोगे, QP आपको पूछा है तो QP तो निकालना है। QV आपको क्वेश्चन में दे रखा है, वो पुट करिए पहले, -3263.9। पहले तो QV पुट कर दीजिए किलो जूल्स में, ध्यान रखना किलो जूल्स है, किलो जूल्स में ही पुट करिए। अब मेरी समस्या क्या है, पुट कर दिया इतना, डेल्टा एनजी मत लिखना, अब एक बार फिर समझ लो डेल्टा एनजी का क्या करना है एवरीवन, क्योंकि लास्ट क्लास का भूल चुके हैं, बता चुकी थी मैं बट भूल चुके हैं, इसलिए वहां से मैं दोबारा ले रही हूं। डेल्टा एनजी, व्हाट डज दिस जी मींस, गैशियस। अब पहचानिए क्वेश्चन में गैशियस प्रोडक्ट्स कितने हैं और कौन से हैं। तो गैशियस प्रोडक्ट एक तो ये हुआ 6। डेल्टा एनजी मतलब डेल्टा क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो मेरे को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स करना है, सिर्फ किसका, गैशियस का। तो कितने प्रोडक्ट्स हैं जो गैशियस हैं, 6। कितने रिएक्टेंट्स हैं जो गैशियस हैं, मुझे पता है O2 गैस है, आप ना भी दो मुझे पता है O2 गैस है, और ये लिक्विड है। तो मुझे 6 में से 15/2 माइनस करना है। तो आप क्या करने वाले हैं, आप करने वाले हैं 6 माइनस 15/2, दिख रहा है आंसर माइनस में आना है। आंसर मेरा क्या आ गया, -3/2, 12 माइनस 15 हुआ ऊपर, -3/2। जैसे ही मेरा डेल्टा एनजी आ गया, नाउ आई एम गुड टू गो टू पुट वैल्यू। एक बार वैल्यू पुट करने में भी देख लो, क्योंकि पहला न्यूमेरिकल तो सिर से पैर तक मैं करा रही हूं, उसके बाद आप करेंगे। एंड लेट्स सी, थर्मोडायनेमिक्स में आई ऑलवेज यूज टू डू दिस विद माय बैचेस, इसके मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स क्लास में ही ले लिए, ताकि चाहे थोड़ी यहां स्पीड स्लो हो जाए बट आपको इससे डर नहीं लगेगा, आपका काम पूरा होता रहेगा साथ साथ। QP मेरे को निकालना था, QV की वैल्यू हम पुट कर देंगे, आपने कर दी होगी, मैं नहीं कर रही, माइनस में जो भी क्वेश्चन में दे रखी है। मेरा ध्यान है डेल्टा एनजी पे, पुट कर दिया। अब एक और मिस्टेक, एक और मिस्टेक का एरिया, R की वैल्यू, क्योंकि आपने एनर्जी हीट की यूनिट किलो जूल पकड़ ली, गिवन इक्वेशन में किलो जूल थी, तो मेरे को R की वैल्यू ज्यादा 3-4 थी।
कैलोरी में R2 होता है, एटमॉस्फेयर लीटर में R 0.082 होता है, और जूल्स में R होता है 8.314। तो मेरे को जूल्स पकड़ना पड़ेगा। तो जूल्स में आंसर क्या आता है? R क्या आता है? 8.314। बट यहाँ अकेला जूल्स तो है नहीं ना, किलो जूल्स है। जूल्स को किलो जूल्स करने में नीचे 1000 से डिवाइड करना या 10 की पावर -3 करना, ये भी हो गया। टेम्परेचर 298 केल्विन, क्योंकि क्वेश्चन में 25 डिग्री दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करिए एंड आई एम वेटिंग। मैं वेट कर रही थी इस क्वेश्चन के आंसर का। 32 अरे बाबा रे, 0.61 किलो जूल पर मोल, ये मेरा डेल्टा एच यानी कि क्यूपी आया है। पुट अ चेक एवरीबॉडी, करेक्ट और इनकरेक्ट। आपकी डीपीपी का आई होप क्वेश्चन 7th है ये। आई नो लिटिल रेपुटेशन, लेकिन अपने आप में बहुत अच्छा है। सब्जेक्टिव का, इसी डीपीपी का सब्जेक्टिव का क्वेश्चन 7th, वेरी गुड क्वेश्चन। मेक इट्स अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट। मैं क्वेश्चन बोल रही हूं, सामने मत देखना, इट विल किल द सस्पेंस। आप सिर्फ पहले क्वेश्चन समझिए, फिर सामने जो है वो भी देख लेंगे। क्वेश्चन 7th कहता है द हीट लिबरेटेड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 7.8 ग्राम ऑफ बेंजीन। अगर आपको बेंजीन दिया है कितना? 7.8 ग्राम, उसके कंप्लीट कंबशन पे इतनी किलो जूल एनर्जी निकली एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो बच्चों मेरे को क्या दे रखा है? क्यूवी दे रखा है। मैं लिख नहीं रही अभी, राइट, आई एम नॉट राइटिंग, आप भी मत लिखना, कुछ ट्विस्ट है इसके अंदर। तो इससे मेरे को पता चल गया कि इतना बेंजीन बर्न करने पर इतनी एनर्जी निकली एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर कितना दे दिया? टेम्परेचर 300 दे दिया केल्विन्स में। इसके बाद अगर मैं आऊं तो मुझे कहते हैं कैलकुलेट हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट प्रेशर, और आर की वैल्यू भी दे दी। मुझे क्या निकालना है? डेल्टा एच या क्यूपी, एक ही बात है। मैं मिक्स करती रहूंगी अलग अलग चीजें यूज करने के लिए। फॉर्मूला क्या था बच्चों? डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू पी। डेल्टा भी तो दिख ही रहा है, नहीं जमने वाली बात मेरे को, तो मैं डेल्टा एनजीआरटी लिख दूं सीधे ही। डेल्टा, देखिए थर्मोकेमिस्ट्री का मतलब ही यही है कि आपको पीवी वो एक्सपेंशन और कंप्रेशन नहीं दे रहे, प्रेशर डेल्टा भी यूज ही नहीं हो पाएगा। डेल्टा एनजीआरटी। यहां एक ट्रिक क्या है आपके लिए, यहां ट्विस्ट क्या है आपके लिए? आप समझ रहे हैं आपको डेल्टा यू दिया है, नहीं, यूनिट क्या है इसकी? यूजुअली यूनिट क्या यूज हो रही है? जूल या किलो जूल पर मोल। लेकिन बेंजीन कितना दे रखा है? 7.8 ग्राम, ये एक मोल का नहीं है। सो अब इस फॉर्मूले के आगे लिखिए, इट कैन ओनली बी यूज्ड इफ एक मोल के साथ आपको डेल्टा एच और डेल्टा यू दिया हो। ये बताऊं भी तो कोई फायदा नहीं है, क्वेश्चन के थ्रू पता चले तब पता चलता है कि आपको डेल्टा यू डेल्टा एच की अलग से यूनिट्स मैंने लिखवाई है जब एंथैल्पी पढ़ाई है जी। इसकी यूनिट होती है मोल पर मोल, किलो जूल पर मोल। लेकिन इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा? 7.8 ग्राम बेंजीन को बर्न करने में इतनी हीट निकली, आप लोग तड़ाक से उसको डेल्टा यू पुट कर दोगे। वो 7.8 ग्राम को करने में हुई है, एक मोल को करने में नहीं हुई। इस फॉर्मूला में आपको ये वैल्यू शर्त है आपके लिए पर मोल में ही यूज करनी है। तो पहले तो बेंजीन के 7.8 ग्राम में कितने मोल होते हैं निकालना। दिख ही रहा है, बेंजीन का मोलर मास निकालोगे तो 78 आएगा। एम आई राइट? तो कितना आया मेरे पास आंसर? 0.1 मोल। 0.1 मोल के लिए कितनी एनर्जी दे रखी है क्वेश्चन में? तो 1 मोल के लिए निकाल लोगे? निकाल लो 1 मोल के लिए। 0.1 मोल के लिए कितनी दी है? मैं अपना करती हूं, तुम लोग अपना करो, ठीक है। 7.8 ग्राम के लिए मुझे दे रखा है 327 आई थिंक। 7.8 ग्राम्स के लिए मेरे को हीट दे रखी है 327 किलो जूल। मुझे निकालनी है 78 ग्राम के लिए, राइट? निकालिए, आपने तो कर रखे है ना क्वेश्चन। सिर्फ यूनिटरी मेथड दिखाने के लिए यहां कर दिया, मुझे पता है आप लोगों को ये आता है। 3270 हो जाएगा, अंडरस्टूड है। बट स्टिल किसी को लगेगी यूनिटरी मेथड, एक बार ध्यान रखनी है। बेंजीन की H2O लिक्विड है, H2O गैस नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। एंड आई हैव जस्ट यूज्ड ऑल द वैल्यूज हेयर। आपको अब क्या करना है?
डेल्टा एच मांगा हुआ है, डेल्टा यू शायद यही था, हमें ये वैल्यू डेल्टा यू की जगह पुट करनी है। चेक करना, -3/2 वही है, सेम ही है जो पिछले क्वेश्चन में करके आए। आर अब के मेरे को फिर से किलो जूल लेना पड़ेगा, 8.3 ले लो, 1/4 छोड़ दो, इंटू 10 की पावर -3, एंड टेम्परेचर 300 दे ही रखा है। मैंने पूरी और वैल्यूज नहीं पुट करी कि थोड़ा यहां से आपका हाथ चलना शुरू। किलो जूल पर मोल यूनिट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, ध्यान रखना। कहीं से ये आंसर आया कंफर्म? क्वेश्चन थर्ड करते हैं, पहले ये करिए सभी लोग, फिर लेती हूं कुछ और। एक रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज दिया है डेल्टा एच, उसका डेल्टा यू दीजिए। कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन क्या है, अगर आप ये समझ लेते हैं दैट इज द की, फिर कुछ बचेगा नहीं। वाटर वेपर इज एज्यूम टू बी परफेक्ट गैस, बोला गया आपको। वाटर वेपर को प्लीज थोड़ी देर के लिए परफेक्ट गैस मान लो, जो कि होती नहीं है। इसका मतलब एक गैस वाली चीज लगनी है, और गैस की एक ही चीज आपको बता रखी है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। वो क्या कहते हैं कि अगर 1 बार प्रेशर पर एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसकी एंथैल्पी चेंजेस 41, तो टेम्परेचर कितना दे दिया बच्चों, 373। 273 में 100 ऐड कर दूं तो 373 हो जाएगा। प्रेशर देखते हैं, जरूरत पड़ी तो, नहीं तो रहने देंगे। आपको डेल्टा यू निकालना है सबसे पहले। डेल्टा यू निकालना है मतलब ऊपर क्या दे रखा था, डेल्टा एच। तो फर्स्ट पार्ट करके दीजिए, डेल्टा यू निकाल के दीजिए। 1 मोल ऑफ वाटर को अगर वेपोराइज करते हैं तो, यानी की इज दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन अगर आप बनाएं कि मेरा एम क्या है, मेरे को कौन से रिएक्शन पे लगाना है, ये वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन क्या होता है, H2O लिक्विड से H2O गैस बनना। इसका डेल्टा एच मेरे को दे रखा है, और इसका डेल्टा यू मेरे से पूछा, और वाइस वर्सा कुछ भी कर सकते थे। तो समस्या है डेल्टा एनजीआरटी निकालने की। आर भी पता ही लगा लेंगे आप लोग। आर की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 8.3, वही वाली किलो जूल के लिए 10 की पावर -3। चेतन अब विजिबल हो गई होगी, ठीक है। सो अब आपके पास ये सब कंडीशंस आ गई। डेल्टा यू पूछ लिया, डेल्टा एच देखिए परमोल में दे रखा है क्वेश्चन में, चेक एब्सोल्युटली। तो मेरे को वो वाला झंझट भी नहीं कि 18 ग्राम के लिए ना दिया हो, किसी और के लिए दिया हो। अब काम आप क्या करेंगे, डेल्टा एनजी। तो नमन डेल्टा एनजी क्या होना चाहिए यहां, असली तो यही है क्वेश्चन में। अब आप तीसरा चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको दिख गया है डेल्टा एनजी के अलावा बाकी तो गिवन होता है। क्या लगाऊं डेल्टा एनजी की वैल्यू, यादवी क्या लगाऊं डेल्टा एनजी की वैल्यू, 1 की गल। गैशियस, सिर्फ गैशियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट निकालने और गैशियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ढूंढने, माइनस करना है। आई होप यू गाइज आर हेयर। मुझे एक्सपेक्टेड था ये आंसर आ जाएगा नमन, तो इफ समथिंग इज बॉदरिंग प्लीज टेल मी। मैं तो आगे मूव कर रही हूँ इसके बाद, कि ये तो बच्चों को आ ही गया, और अगर लग रहा है कि नहीं फ्लो बन रहा, आप अलग सीट पे बैठ जाइए। फ्लो चाहिए आपका, ठीक है। डेल्टा एनजी कैसे, गैशियस प्रोडक्ट एक ही था और रिएक्टेंट एक भी नहीं था, तो ये आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। अब डेल्टा एनजी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, बट ओनली गैशियस। तो गैशियस तो एक ही था, 1 - 0 गिव्स मी 1। तो आपके पास मैंने ये कर रखा है, इसे अब कैलकुलेट मत करना, इतना आप कर लोगे। इसके आगे कराना स्पून फीडिंग हो जाएगी। बस इतना बता दो, जो भी आंसर आएगा वो प्लस में आएगा कि माइनस में, माइनस में। चेक, आई एम नॉट कन्विंस्ड। आप सोचो, वेपोराइजेशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा कि एंडो, वो तो हीट मांगता है ना वेपोराइजेशन। आंसर प्लस में आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना बच्चों। आंसर अगर माइनस में आ रहा है, कंबशन होता, न्यूट्रलाइजेशन होता, माइनस देना कंपलसरी था। अब ये रिएक्शन में हो क्या रहा है, वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन ऑलवेज आस्क फॉर हीट, तो कुछ ना कुछ तो आपने साइन की गलती की होगी सोचने या करने में। कुछ चेहरे मुझे दिख रहे हैं अभी भी ब्लैंक हैं, बट इतना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि क्लास के पहले 30, 35, 40 मिनट में कम बैक हो जाएगा। क्या कोई और ऐसा इस वक्त क्लास में बैठा है जो कुछ नहीं रिलेट कर पा रहा अभी भी? एनीवन अभी रिलेट कर पा रहे हैं? आर्यन अब नॉर्मल है, पवित्र, सौरिश, एनीवन गर्ल्स, किसी को लग रहा हो कि मेरे से नहीं आ रहा?
अब मैं फ्रेश टॉपिक पे जा रही हूं। किसी को यहां तक कोई इशू? तो आई एम वेटिंग। कोई अच्छा सा डाउट? तो कोई डाउट नहीं। तो अब आप अगर अंदाजा देखें, 8 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं सब्जेक्टिव में, 8 एक ही जैसे हैं। एक का डेल्टा एच देके डेल्टा यू पूछ लिया, किसी का डेल्टा यू देके डेल्टा एच पूछ लिया। जिसमें भी थोड़ा कुछ भी ट्रिक था वो मैंने यहां पर लिया कि आपको ये पता चले कि रिएक्शन एम बनाना कैसे है। अगर मैंने यहां पर इवेपोरेशन दे दिया तो शायद कहीं मैं कंडेंसेशन दे दूं। जब इवेपोरेशन दे दिया तो मुझे पता है कंडेंसेशन उसका उल्टा आप क्रिएट करने लायक हो। कंबशन दे दिया मैंने बाकी क्वेश्चंस में। तो धीरे धीरे अब आपको इसी तरफ बढ़ना है। अब आ जाते हैं इसके बहुत अच्छे क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं मेरे को। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन नंबर 2 का देखना कौन आंसर दे सकता है। थर्मोकेमिस्ट्री क्या है, मतलब जितना भी थर्मो मैंने अब तक पढ़ा उसको किसी रिएक्शन में अगर मैं लगाऊं, यानी इफ माय सिस्टम इज अ रिएक्शन देन आई कॉल इट थर्मोकेमिस्ट्री, अदरवाइज कोई फर्क नहीं है। तो किसी भी रिएक्शन की इंथैल्पी, अभी तक सिस्टम का इंथैल्पी चेंज चल रहा था, अब क्या टर्म यूज होगी? किसी भी रिएक्शन की इंथैल्पी। अगर कल को कोई मुझे कहे ये रिएक्शन है जी, कल को क्या अभी कह रही हूं, ये रिएक्शन है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज बताओ। तो चेंज क्या होता है हमेशा? प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। अब कुछ पिछला नहीं, सब नया, तो सबका फोकस मुझे यहां चाहिए, साथ साथ नोट करेंगे, कहीं और कोई नहीं बैठेगा देखेगा। राइट, अभी सीधे बैठो। अब तो अब आपके पास किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी अगर निकालनी है, इट इज एंथैल्पी चेंज ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्टेंट। इस बात को जरा ध्यान से एक बार समझो। कोई भी रिएक्शन है वो क्या देता है? रिएक्टेंट गिव प्रोडक्ट। एक रिएक्टेंट हो, 2 हो, 5 हो, कितने भी हो, सेम फॉर प्रोडक्ट्स। आपको हमेशा प्रोडक्ट्स के एंथैल्पी चेंज दिए जाएंगे और रिएक्टेंट्स का एंथैल्पी चेंज दिया जाएगा। अभी अभी एक क्वेश्चन के थ्रू मैंने रिवाइज करा दिया, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो निकाल ही नहीं सकते एच की, हमेशा डेल्टा एच ही होता है। तो रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का दोनों के एंथैल्पी चेंज दिए जाएंगे आपको। वो एंथैल्पी चेंज जो दिए जाएंगे आपको, रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज निकालने के लिए हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करना होगा। ये जितना सिंपल मेरे बोलने में उतना सिंपल है नहीं, आज की क्लास पूरी इसी पे जाएगी, रादर अगली भी इसी पे जाएगी। तो अभी सिर्फ एक चीज को समझ लीजिए, किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच का मतलब क्या है? प्रोडक्ट्स का डेल्टा एच माइनस रिएक्टेंट्स का डेल्टा एच, बस। फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल स्टेट है प्रोडक्ट्स, इनिशियल स्टेट है रिएक्टेंट्स। इससे पहले जब हम गैसेस पे लगा रहे थे एक्सपेंशन पे तो बड़ा इजी हो रहा था मेरे लिए कि फाइनल स्टेट है V2 और इनिशियल स्टेट है V1, अगर मैं कंप्रेशन ले रही हूं तो दिक्कत नहीं आ रही थी। अब फाइनल स्टेट क्या है? प्रोडक्ट्स। और इनिशियल स्टेट क्या है बच्चों? रिएक्टेंट्स। वहां अगर अब मेरे को चलना है, किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच पॉजिटिव आ सकता है, मतलब उस रिएक्शन को किसी से हीट मांगनी पड़ी थी, एंडोथर्मिक, उसका ग्राफ भी करा दिया था। एक्सोथर्मिक मतलब ये जीरो भी आ सकता है, जहां रिएक्टेंट की हीट है, एनर्जी है, एंथैल्पी है, वहीं प्रोडक्ट की लैंड करी सेम, तो जीरो भी वेरी मच मिलेगा अब आपको, और बहुत बहुत आम तौर पे मिलेगा। तो अभी मैं इसके डिटेल में जाऊं उससे पहले मेरे को देखना है किसी रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज कितना होगा। आप सोचिए, आपने आपने लैब में एक टेस्ट ट्यूब पकड़ी, कोई 2 चीजें मिलाई, टेस्ट ट्यूब बाहर से गर्म हो गई तो क्या बोलोगे? एक्सोथर्मिक है। टेस्ट ट्यूब बाहर से ठंडी हो गई मतलब इसने बाहर वाली हीट को अंदर मांग लिया, मतलब एंडोथर्मिक है। ये किसी रिएक्शन का एक्सो होना, एंडो होना, ज्यादा एक्सो होना, ज्यादा एंडो होना, आखिर डिपेंड किस बात पे करता है? रिएक्शन की मैं जब निकालूंगी तब निकालूंगी, वो तो बहुत आसान हिस्सा है। अभी डेप्थ में घुसते हैं शुरू से कि आखिर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिसाइड किस बात से होता है, कैसे पता चलता है? शायद आपको कहीं खुद पता लगाना पड़े। तो ज्यादा और कम का, कि भाई यहाँ एंथैल्पी ज्यादा रिलीज होगी या कम रिलीज होगी, मैं कैसे बताऊं? इवेपोरेशन सभी का एक ही वैल्यू क्यों नहीं होगी? तो उस चीज को अगर मैं समझूं तो अभी आप सिर्फ एक बात समझ रहे हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की वैल्यू किन किन फैक्टर्स पे डिसाइड होती है। नोट दिस, जैसे जैसे मैं पढ़ाती जा रही हूं साथ साथ अब नोट करिए। आपका टॉपिक है थर्मोकेमिस्ट्री और उसमें हम पढ़ रहे हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, विच इज गिवन बाय एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर आपके पास किसी रिएक्शन के एंथैल्पी चेंज के लिए थ्योरेटिकल बैकग्राउंड क्लियर करना है
तो वो ये एक टॉपिक आता है, आखिर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहीं मुझे बदलने की जरूरत पड़ी किसी रिसर्च में, या बदल रही है तो मुझे पता वो किस वजह से बदल रही है। तो उसके फैक्टर्स, पहला फैक्टर मेरे साथ समझते समझते लिखिएगा। राइट वृंदा, कुछ रह गया नोट करना? अभी हो गया नोट एवरीवन? ऊपर वाला नोट हो गया सबके पास? फिजिकल स्टेट। अब ये फिजिकल स्टेट का क्या मतलब है? आप लोगों से एक नॉर्मली बात पूछती हूँ, उससे शायद आप समझ सको कि मैं बताना क्या चाह रही हूँ इतनी देर से। किसी के हाथ पे गर्म उबलता पानी गिरे, हाथ जलेगा? आज मैं हाथ ही जला रही हूँ, आई एम सॉरी, मेरे पास कोई तरीका नहीं है। लेकिन अगर सेम सिचुएशन में किसी के हाथ पे खौलती स्टीम आए तो उसका हाथ ज्यादा जलेगा। जहां एंथैल्पी ज्यादा रिलीज होगी वहां हाथ ज्यादा जलेगा। कहां? स्टीम। क्यों? कोई गट फीलिंग? ये तो बड़ी डीप नॉलेज है। आपकी अपनी नॉलेज क्यों क्यों ऐसा कहती है? स्टीम से हाथ क्यों ज्यादा बर्न होगा? यस, जो स्टीम है उसके अंदर ज्यादा हीट होगी। क्यों? एक जगह तो पानी है, एक जगह स्टीम है। किसके अंदर ज्यादा हीट है? किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है? स्टीम। क्योंकि लिक्विड से स्टीम बनने में भी तो एनर्जी लगी, और एनर्जी कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो डिस्ट्रॉय होगी। स्टीम जैसे ही हाथ पे आएगी, एनर्जी वो या एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ही कन्वर्ट होती है, एनर्जी को डिस्ट्रॉय तो हो नहीं रही। स्टीम की अपनी काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज्यादा है। स्टीम के अंदर ज्यादा एनर्जी है तो वो सामने वाले को ज्यादा हीट देगी। यानी अब आप सोच लो, पानी आप गर्म कर रहे हैं 99 डिग्री पर या 100 डिग्री पर, और पानी आप उबाल रहे हैं 100 डिग्री पर। आधा पानी है और आधी स्टीम है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इक्विलिब्रियम होता है। तो वो जो स्टीम है उसके अंदर हीट ज्यादा है, वाटर जो है उसके अंदर हीट कम है। यानी फिजिकल स्टेट डिसाइड कर रही है ना, सेम चीज की फिजिकल स्टेट डिसाइड करेगी कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा। अब इस बात के लिए जिसके लिए आपके पास अभी बहुत अच्छा था आया जवाब, लेटेंट हीट, ऐसा नहीं है। मैं इस लेटेंट हीट को भी बहुत अच्छे से यूज करूंगी, क्योंकि एक बार लेटेंट हीट शुरू हो गया, मेरे को पूरा लेक्चर लेटेंट हीट पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्लास 10 तक आपको बस एक शब्द दे के भेज दिया कि फिजिकल स्टेट चेंज होने में जो हीट कंटेंट यूज होता है उसको लेटेंट हीट कहते हैं। बट मेरे को इसको बहुत डिटेल में लेना है, इस चैप्टर की हार्ट बीट है वो, कह सकती हूं मैं। तो वो मैं डिटेल में लूंगी सही टाइम पर। उससे पहले आप समझिए, अगर मैंने वाटर बनाया किसी भी एक मेथड से, वो मेथड क्या है? H2+12O2, वो लिक्विड वाटर बना। अगर मैंने वाटर बनाया किसी दूसरी मेथड से, आपने उबाला, वो बात अलग है, वो तो मैंने डे टू डे लाइफ से एक एग्जांपल लाना था तो मैं स्टीम और वाटर का ही लाई। अगर मैंने किसी सेम इनिशियल स्टेट, सेम रिएक्टेंट लेके प्रोडक्ट बनाया वाटर, लेकिन अब के वो प्रोडक्ट क्या है? गैसियस, क्या दोनों रिएक्शन की एंथैल्पी सेम होगी? ना, क्योंकि इसको इससे बनने में शायद -285 एंथैल्पी रिलीज होनी थी, लेकिन इस लिक्विड को गैस बनने में भी तो कुछ एनर्जी लगी होगी, वो इसी 285 से लगी होगी। आप सोचिए, वाटर बन के नेचर में आया, मैंने लैब में बनाया, इस वाटर के अंदर कितनी एनर्जी है? -285। ये वाटर आया अपनी एंथैल्पी चेंज लेके -285। इस रिएक्शन में इतना एंथैल्पी चेंज हुआ, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके मैंने इतना एंथैल्पी चेंज निकाल लिया। लेकिन सेम चीज अगर मैंने ऐसे करी हाई टेम्परेचर पे कि मेरे को मिली ही सारी स्टीम, तो जो स्टीम आई उस रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज कम हुआ है। क्यों? अंदर ही अंदर ये इसने ले ली स्टीम बनने के लिए। निकला कितना था? 285। लेकिन लिक्विड वाटर को स्टीम बनाने में यूज हो गया कुछ, उसको यूज कर लिया इसने 44 किलो जूल। तो लिक्विड वाटर ने कहा मेरे को स्टीम बनने के लिए एनर्जी चाहिए भाई, कहां से लाऊं, क्रिएट तो कर नहीं सकता। तो अगर किसी रिएक्शन में सेम प्रोडक्ट है लेकिन वो गैसियस है, एंथैल्पी सेम नहीं होगी लिक्विड वाले से। तो पहली चीज ये समझिए, अगर मेरा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया इस रिएक्शन की एंथैल्पी इतनी है, इस रिएक्शन की कितनी होगी? मोर देन 285, लेस देन 285, इक्वल टू 285, या डाटा इज इनसफिशिएंट? तो क्या जवाब दोगे? लेस देन 285, क्योंकि थोड़ी बहुत एनर्जी तो अंदर ही यूज कर लेगा लिक्विड से गैस बनाने में। क्या ये बात क्लियर है कि फिजिकल स्टेट भी डिसाइड करती है कि एंड में डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो? इसे अब नोट करिए कि फिजिकल स्टेट कैसे डिसाइड करेगी किसी रिएक्शन की एंथैल्पी कम या ज्यादा। और ये भी पूछ सकते हैं, जो ज्यादातर पूछा गया है, रिएक्शन 1 रिएक्शन 2, एक की एंथैल्पी है Q, एक की एंथैल्पी है R, Q इज ग्रेटर देन R, R इज ग्रेटर देन Q, बोथ आर इक्वल। यहां पर किसी भी तरह से आपसे एंथैल्पी चेंज के बारे में बात की जा सकती है। पहले इतना नोट करिए, वैल्यूज एग्जैक्ट हैं इसलिए नोट करने में कोई बुराई नहीं। हाँ, आपसे ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि मैम अब हम वैल्यूज याद करें, नो।
आपको बस इतना पता होना चाहिए दोनों रिएक्शन की एंथैल्पी सेम नहीं होगी। एक बित्ता सा भी चेंज आ गया ना फिजिकल स्टेट में, बस आप इस लायक होने चाहिए दोनों वैल्यू सेम तो पक्का नहीं होंगी, इतना एक्सपेक्टेड है आपसे। वैल्यू देना ना देना वो हमारा काम है। ना ना नेगेटिव तो मतलब इवॉल्व है, वो तो मतलब कंबशन तो कंपलसरी नेगेटिव है। देखो कंबशन ही तो रहा हाइड्रोजन का, O2 के साथ रिएक्शन मतलब कंबशन। ये सब चीजें अभी आनी है। अभी तो मेरे को कहीं से शुरू करना था एंथैल्पी, तो मैंने यहां से शुरू किया। एक एक रिएक्शन तुमसे बनवाऊंगी अगली डीपीपी में, तो ये सब आएगा, बट कहीं से शुरू करना था। जहां से शुरू करते हैं वहां से थोड़ा डिस्कंफर्ट तो आएगा कि क्या अचानक से बीच में बात आ गई। चलिए जी, सेकंड, मुझे ऑब्जर्वेशन देखनी है आप बच्चों की। क्या कोई ऑब्जर्व कर पाया इसमें मैं क्या बताना चाह रही हूँ? और आपकी ऑब्जर्वेशन इस लायक हम बना चुके हैं। वो बीच में एक हफ्ते का ब्रेक है, आज तो मैं दोबारा चलना सिखा रही हूँ, ऐसे लग रहा है बच्चों को चलना ही भूल गए हो। क्या ऑब्जर्वेशन बनाओगे यहाँ पे? एग्जैक्टली उल्टा हो गया। जितनी इवॉल्व हो रही थी उतनी एब्जॉर्ब हो रही है। क्या मतलब इस बात का? उधर भी तो देख लो थोड़ा सा। रिएक्शन जस्ट उल्टा किया है। क्या है ये? कौन से बच्चे बैठे हैं मेरे सामने? रिएक्शन जस्ट उल्टा किया है, किसी को नहीं दिख रहा ये? दैट्स इट। आप रिएक्शन उल्टा कर दोगे तो एंथैल्पी का साइन भी उल्टा हो जाएगा। यही लेके आना था। देखना जरा, मैं यही देखना चाह रही थी। ये तुम लोग ज्यादा पढ़े लिखे हो, हाँ या ना? कैन आई से नाउ अ न्यू थिंग? एंथैल्पी की वैल्यू तो बदली ना, और मेरा मेरा टॉपिक क्या है? फैक्टर्स जिसकी वजह से डेल्टा एच की वैल्यू बदल सकती है। आप इस रिएक्शन की एंथैल्पी रिपोर्ट कर रहे हो -91 किलो जूल। मैंने जस्ट उल्टा करके अगले ही क्वेश्चन में पूछ ली इसकी एंथैल्पी बताना, +91। अगर आप रिएक्शन उल्टा करेंगे, जो व्यवहार आप रिएक्शन के साथ करेंगे वही व्यवहार आपको उसकी डेल्टा एच वैल्यू के साथ भी करना होगा, क्योंकि आपको पढ़ाया जा चुका है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। आप ए से बी पे गए, आपको याद होगा एक दिन आप लोगों के साथ ये पूरा डिस्कशन हुआ था कि आज के बाद आप पूछोगे नहीं ये स्टेट फंक्शन क्यों नहीं है। हुआ था ये डिस्कशन। अब की मेरा ए क्या है? N2 और 3H2। बी क्या है? समझ लो, ज्यादा फायदा रहेगा लिखने के बजाय। अमोनिया। ठीक है, बैलेंस कर दूं तो 2 अमोनिया। यहां सवाल ये उठता है कि अगर ए से बी जा रही हूं, N2 + 3H2 2 अमोनिया बना रहा है, तो एनर्जी कितनी रिलीज होगी? -91। और अगर मैं कुछ ऐसा करूं बी से ए बनाऊं, तो एनर्जी उतनी ही एब्जॉर्ब होगी, दैट इज +91। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। आप स्टेट ए से स्टेट बी पे गए, जितनी एनर्जी इवॉल्व हुई स्टेट बी से ए पे वापस आने में उतनी ही एब्जॉर्ब होगी। ये बात एज सच स्टेट फंक्शन के नाम से हम कर चुके हैं, बट थर्मोकेमिस्ट्री में लगाने का मतलब क्या? हर कॉन्सेप्ट को रिएक्शन पे लगाना। तो दोबारा ही मेरे को समझना पड़ेगा कि रिएक्शन अगर मैं उल्टा करूंगी तो डेल्टा एच का क्या हाल हो गया। दिख गया सबको? अगली स्लाइड पे जाऊं उससे पहले मैं आपसे फिर एक चीज पूछती हूँ, चेक अगर आप पकड़ पाते हो तो। जैसे ये था, तो मुझे उम्मीद है अगली स्लाइड पे वही मिलेगा, बट स्टिल चेक। अब तो मैं इतना सिंपल देना चाह रही हूं कि तुम लोग समझ लो। इसका डेल्टा एच है -100 किलो जूल पर मोल, राइट? इसका कितना होगा? अरे भाई, तुम लोग क्वेश्चन प्रिडिक्ट कर रहे हो किसका? जो सामने खड़ा है वो घिस चुका है इन चीजों में। डोंट प्रिडिक्ट, क्योंकि आपको पढ़ाया ये क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव का मतलब क्या? डिपेंड्स ऑन मैटर। आपने मैटर आधा कर दिया तो एंथैल्पी भी आधी होगी, मैटर डबल कर दिया तो एंथैल्पी भी डबल होगी। ये जो डीपीपी आपके हाथ में यही क्वेश्चन से भरी हुई है। तो वो जो सारा तब पढ़ाया था स्टेट फंक्शन और एक्सटेंसिव, वो अब एक्सप्लॉइट होगा कि आप लोगों को अब एक्चुअली में समझ आएगा मेरे को क्यों पढ़ा दिया, मेरे को वहां लगाना कहाँ है, वो यहां लगाना है। इसे मत नोट करना प्लीज, इसका थोड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन आगे आ रहा होगा। पॉइंट 2 नोटेड एवरीबॉडी? पॉइंट 3 में ऑब्जर्व करना क्या है भाई? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, बड़े दिनों से पेंडिंग पड़ा है, आज बात करूंगी। एक बार पहले भी डायमंड ग्रेफाइट पे युद्ध छिड़ा था और मैंने कहा थर्मो आने दो तब बात करेंगे। पहले ऑब्जर्व करो क्या है, नोट करने से पहले ऑब्जर्व। लाना कुणाल क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे? क्या ऑब्जर्वेशन है इससे? मतलब इनिशियल स्टेट बिल्कुल सेम है, फाइनल भी सेम है,
फिजिकल स्टेट भी सेम है, ये सॉलिड, ये गैस, ये गैस, ये सॉलिड, ये गैस, ये गैस, लेकिन एक फर्क है, एक है डायमंड और एक है ग्रेफाइट। सी के नीचे लिखे जी को गैस मत पढ़ना, सी के नीचे लिखे हुए जी को, सबस्क्रिप्ट को ग्रेफाइट पढ़ना। सिर्फ एक फर्क है, जो मैंने कार्बन लिया उसकी एलोट्रोपिक फॉर्म है, दोनों के दोनों क्रिस्टल, डायमंड भी क्रिस्टल है, ग्रेफाइट भी क्रिस्टल है, बट दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, इसीलिए दोनों की इंथैल्पीज में डिफरेंस आया। यानी अगर आपने सल्फर, अब आगे मिलेंगे क्वेश्चन अगली क्लास में, सल्फर रोम्बिक ले ली, सल्फर मोनोक्लिनिक ले ली, सल्फर के भी काफी एलोट्रोपिक फॉर्म्स होते हैं, कार्बन डायमंड ले लिया, कार्बन ग्रेफाइट ले लिया, दोनों के कंबिशन में सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं रिलीज होगा, राइट। यहां से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, शायद मेरे क्लास टेस्ट में भी हो, आज तो नहीं ले रही मैं, अगली क्लास में तो हो सकता है मैं क्वेश्चन लीक कर रही हूं, बट ये बड़ा राइट प्लेस है उसको बात करने की। आपने देखा इसको कंबस्ट करके इतनी एनर्जी निकलती है, मुझे ये बताइए इसका उल्टा कर दूंगी तो डायमंड और ग्रेफाइट बना रही हूं मैं, हाइपोथेटिकली तो ये सोच सकती हूँ ना, मैंने उल्टा कर दिया मतलब उतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। किसी में एनर्जी जो एलिमिनेट निकल रही है वो उसके अंदर से ही निकल रही है, क्रिएट तो नहीं कर रहा है। ये सारी एनर्जी कहां से आ रही होगी, डायमंड के अंदर से। किस में हाई एनर्जी है, डायमंड में कि ग्रेफाइट में, चेक करो, मेरे लिखे पे मत जाना। जिसमें ज्यादा निकल रही है -395, वो किस में से निकल रही है, डायमंड में से। तो अगर डायमंड के अंदर ज्यादा एनर्जी है, ग्रेफाइट के अंदर कम एनर्जी है, कौन सी एलोट्रोपिक फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी, ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू डायमंड। इसीलिए ये तय है, हमेशा नेचर एनर्जी लो को प्रेफर करता है, डायमंड के अंदर हाई एनर्जी है, ग्रेफाइट के अंदर लो एनर्जी है। नेचर थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ाया क्यों जा रहा है, थर्मोकेमिस्ट्री क्यों पढ़ाई जा रही है, सिर्फ एक सवाल के जवाब के लिए, और उसका दूसरे सवाल का जवाब 12th में जाएगा केमिकल काइनेटिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स एक ही बात के लिए आपको पढ़ाया जा रहा है, आपने एक फैक्ट्री लगानी है कोई केमिकल बनाने की, कोई मेटलर्जी, कोई कहीं से आपको आयरन एक्सट्रैक्ट करना है, कहीं से आपको निकल एक्सट्रैक्ट करना है, आजकल तो लिथियम बड़ा एक्सट्रैक्ट होने की कोशिश हो रही है, बैटरीज जो ईवी सारा आ रहा है वहां से। सो जब भी आपको कोई फैक्ट्री डालनी है, इंडस्ट्री डालनी है, आप रिसर्च करते हैं पहले, उस रिसर्च में क्या किया जाता है, 12th की केमिस्ट्री यही कराएगी, क्या ये चीज पॉसिबल भी है जो पन्ने पे बात हो रही है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं प्रैक्टिकली। थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ का एक ही काम था, आपको डेल्टा यू डेल्टा एच बता दिया। आखिरी लॉ जो आएगा थर्मोडायनेमिक्स का, सेकंड लॉ, थर्ड तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं है, वो ये बताएगा क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, हो सकता है, नहीं हो सकता तो इसको करने का तरीका क्या है, टेम्परेचर कितना हीट करें, कहां तक हीट करें। तो इस चैप्टर में आपको यही पता लगाना है, एंड इस चैप्टर का यही होगा, ये रिएक्शन हो सकता है, ये नहीं हो सकता। आखिरी डीपीपी मेरी सिर्फ इस बात पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एंड व्हाई। तो रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी ढूंढना है, डायमंड से ग्रेफाइट इज स्पॉन्टेनियस अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर। फिर हम तो बनाने चलने लगे, फिर दूसरी रिसर्च टीम ने कहा डायमंड से ग्रेफाइट स्पॉन्टेनियस है आपकी एनर्जी कैलकुलेशन के हिसाब से, क्योंकि डायमंड की एनर्जी दिख रही है कितनी है, 395, इसके अंदर कितनी एनर्जी पड़ी हुई होगी, 395 है इसके अंदर, ग्रेफाइट में कितनी एनर्जी पड़ी हुई है, 393, तो कम है इसकी। यस, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। लेकिन एक और चैप्टर आएगा काइनेटिक्स, जो रेट बताएगा रिएक्शन का, ये रिएक्शन होना कितनी देर में है, स्लो, क्योंकि इसका पहाड़ बहुत ऊंचा है। रिमेंबर दैट माउंटेन डायग्राम, इसका पहाड़ इतना ऊंचा निकला कि उसकी एनर्जी देना, उसको करने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए, लग जाएंगे, एंड तब तक कोई है नहीं ऑब्जर्व करने के लिए वो डायमंड ग्रेफाइट में बदला कि नहीं बदला। सिंस इट इज थर्मोडायनेमिकली फीजिबल, तो हम इस चैप्टर में इसको क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस। लेकिन जैसे ही काइनेटिक्स आएगा वहां बोलेंगे यस दिस रिएक्शन इज थर्मोडायनेमिकली स्पॉन्टेनियस बट एक्सट्रीमली स्लो, जिसकी वजह से इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स। इसीलिए हम एक स्लोगन यूज करते हैं, डायमंड्स आर फॉरएवर। ये स्लोगन जो है साइंटिफिक बैकग्राउंड से है कि इसको किसी कोई नहीं रह रहा इसको देखने के लिए कि ये ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो भी रहा है कि नहीं। तो डायमंड अगर आग में गिर जाए कुछ नहीं होगा, आप झाड़ के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि डायमंड से ग्रेफाइट जाने का रेट मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे। कोई कहीं जला दीजिए, किसी भट्टी में डाल दीजिए, कुछ नहीं होने वाला। इट टेक्स
great length of time. It is time which is slowing down this reaction. So अब यहां से मेरा क्वेश्चन आपके पास है, एक अच्छा एक्सप्लोसिव कौन सा होगा? चूज। अच्छा एक्सप्लोसिव क्या होता है? जिसके कंबशन से ज्यादा एनर्जी निकले। एक एक्सप्लोसिव मैं लाई हूं जिसका, अगर एक्सप्लोसिव है ये आपके सामने, इससे हिंट है, एक ऐसा कंपाउंड है ए whose energy is 1000 किलोजूल, ऑफ कोर्स प्लस पर मोल जा रही है, 1000 किलोजूल। एक कंपाउंड है बी जिसकी एनर्जी है 2000 किलोजूल। कौन सा ज्यादा अच्छा एक्सप्लोसिव होगा? 2000 वाला। क्यों? मैंने प्लस में दी है एनर्जी, मैंने माइनस नहीं बोला, उसकी खुद की एनर्जी है। जिसके अंदर ज्यादा एनर्जी होगी वही एक्सप्लोड करके ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। जिसके अंदर ज्यादा एनर्जी होगी वही अच्छा एक्सप्लोसिव है, क्योंकि कंबस्ट होके वो उतनी ही एनर्जी रिलीज करता है। ये सारी डे टू डे लाइफ की चीजें आपके सामने अब आएंगी थर्मोकेमिस्ट्री के थ्रू। तीसरा पॉइंट नोट करिए, फिर मैं आगे चलती हूँ कि एंथैल्पी की वैल्यू एलोट्रोपिक फॉर्म, क्रिस्टलाइन फॉर्म की स्टेट भी डिसाइड करती है। तीसरा है बकमिंस्टर फुलरीन। अगर आप कार्बन देखें, उसकी हो सकता है कुछ और एनर्जी हो, मेरे पास डाटा नहीं इसलिए मैंने लिखा नहीं, बट एटलीस्ट सेम नहीं होगी। तीन चीजें आ गई थी मेरे पास। क्या आई तीन चीजें? फैक्टर्स क्या क्या थे? लेट्स रिवाइज। फर्स्ट फैक्टर क्या था? फिजिकल स्टेट, लिक्विड है कि गैस है। दूसरा क्या था? नेचर ऑफ रिएक्शन। उल्टा कर दिया तो एंथैल्पी का साइन ही उल्टा हो गया। तीसरा आ गया एलोट्रोपिक फॉर्म। अब आ जाते हैं बाकी जो छोटे छोटे हैं लेकिन आपको देखने हैं। ये मैं करा चुकी हूं, फोर्थ आपसे खुद ही पूछ चुकी हूं। अगर आपके पास इस रिएक्शन की एंथैल्पी है -91.8, और ऐसे भी क्वेश्चन भरे पड़े हैं, इसकी कितनी होगी? जस्ट डबल किया मैंने, तब आपको दिखा दिया था आधा करके। आप लोगों ने -100 की जगह आंसर मेरे को -50 दिया था। अब मैं क्या कह रही हूं, अगर क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मैंने डबल कर दी तो एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी? डबल। तो जो ट्रीटमेंट आप इक्वेशंस का कर रहे हैं वही ट्रीटमेंट आप किसका कर रहे हैं? एंथैल्पी वैल्यूज का। तो फोर्थ ये हो गया कि सेम रिएक्शन है, बिल्कुल सही जी। इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, बिल्कुल सही, लेकिन अमाउंट डबल है। तो आप देखो तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है एंथैल्पी चेंज, तो एंथैल्पी रिलीज्ड विल आल्सो बी डबल। नोट करिए इसको। ये हम हीट चेंजेस की बात कर रहे हैं कि किसी रिएक्शन में हीट चेंज कम ज्यादा क्या क्या चीजें डिसाइड करती हैं, खासकर तब जब इनिशियल फाइनल स्टेट सेम है। सब में देखो इनिशियल फाइनल स्टेट सेम ली है मैंने, कहीं एलोट्रोपिक फॉर्म बदल दी, कहीं फिजिकल स्टेट बदल दी, कहीं अमाउंट डबल कर दिया, कहीं रिएक्शन उल्टा कर दिया। सब कुछ में मैं कुछ ऐसा ही कर रही हूँ, रिएक्शन सेम लिया है बस। So quantities involved of reactants and products also decide. तो अब मैं किसी भी रिएक्शन में अमाउंट आधा या डबल कर दूं, मेरे को एंथैल्पी बता देंगे बच्चे, या इंटरनल एनर्जी। क्यों है ये सारे एक ही बात है। फिफ्थ कर चुके हैं लास्ट क्लास, स्टिल एक बार लिख लो। एक साथ आ जाएंगे सारे पॉइंट्स कि आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे नाप रहे हो कि कांस्टेंट प्रेशर पे, उससे भी तो हीट कंटेंट की वैल्यू अलग आ जाती है, क्यूपी और क्यूवी। छठा पॉइंट मुझे आपसे चाहिए, क्या लिखूं इसके आगे? लगाओ दिमाग। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बदलने से एंथैल्पी की वैल्यू बदलेगी या नहीं बदलेगी? कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूं तो क्या हुआ? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ही तो बढ़ा रही हूं और प्रोडक्ट की। यस, उसी तरह से। तो इसका आगे मेरे पास लिखने को कुछ है नहीं अभी, बिकॉज थोड़ा आगे आएगा। अभी मैं ज्यादा कुछ लिख नहीं सकती, बट इतना लिख देती हूं, इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो उसकी वैल्यू का मैग्नीट्यूड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कितना, क्या, कैसे, थोड़े टाइम बाद। लास्ट, टेम्परेचर। नोट करिए, फिर समझाती हूँ क्या लिखा है। ये किरचॉफ्स इक्वेशन के नाम से है ये, नोट करिए फिर समझाती हूँ। 7 पॉइंट है, सातों चीजें एंथैल्पी की वैल्यू को डिसाइड करने में काम आती हैं। आ गया सबके पास? ये किरचॉफ समझ लीजिए क्या है। किरचॉफ्स इक्वेशन, इट इज किरचॉफ्स इक्वेशन। ये आपके अगले चैप्टर में भी आएगा और ये आपके फिजिक्स में भी आएगा।
इसका मैं अभी डिटेल नहीं दे रही, आपको पता है 6 और 7 पॉइंट का मैंने डिटेल अभी अगली क्लासेस में देना है जब ये मेजर टॉपिक्स आएंगे। लेकिन आपको इतना बता दूं, अब तक आप जितना भी करते आए, आपने फिर से एक बार फॉर्मूला सोचिए बच्चों, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी या डेल्टा एनजीआरटी, ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब मैंने पी डेल्टा वी जो लिखा, इसकी जगह हम जब रिएक्शन में आ गए हैं तो रिएक्शन में हम कौन सा फॉर्म यूज कर रहे हैं, डेल्टा एनजीआरटी। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट थर्मोकेमिस्ट्री आई शुड यूज दिस। एक किसी टेम्परेचर पर आप डेल्टा एच निकाल रहे हो, उसी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा दो, जब आपने टेम्परेचर बदल दिया तो डेल्टा एच तो बदलेगा। तो यानी कि T1 पर डेल्टा एच इतना है, तो उसी रिएक्शन का T2 पे डेल्टा एच कितना होगा, इतना। अभी इक्वेशन में तो यही चेंज कर सकती हूँ, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। उस अलग अलग टेम्परेचर पर एंथैल्पी अलग अलग होगी, ये तो सिर्फ मैंने यहां से बताने की कोशिश करी, भाई अब सेम नहीं होगी, कैसे निकालूं कितनी होगी, ये क्वेश्चन। दिस इज आउट ऑफ एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी का हिस्सा नहीं है 0.6 और 7, ये सिर्फ जेई नीट का हिस्सा है। उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया, बड़ा इजी, प्रोडक्ट सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। यहां मैंने ये ध्यान रखा है 2 और 2 मैच करें। क्वेश्चन में इसमें एक ही गलती होती है, टेम्परेचर 1 वाला आगे लिख देते हैं और एंथैल्पी पीछे लिख देते हैं। तो जिस टेम्परेचर पर एंथैल्पी है वो, और इस टेम्परेचर पर जो एंथैल्पी है वो पुट करिए, दिस इज इक्वल टू डेल्टा सीपी। अब ये डेल्टा सीपी क्या, फॉर वंस लिख लीजिए, इसी पे एक क्लास लगनी है, हीट कैपेसिटी। डेल्टा सीपी क्या कहलाता है, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी पे टोटली एक अलग छोटी सी क्लास डेडिकेटेड लगेगी विद इन 2-3 डेज, जैसे एंथैल्पी खत्म होगा। और उसकी एक अलग ही डीपीपी है, उसमें आपको किरचॉफ्स के क्वेश्चन मिलेंगे। किरचॉफ ऐसा नहीं है कि चलते चलते करा दूं डीपीपी में 2-3 क्वेश्चन, नो, इसके क्वेश्चन प्रॉपर अलग मिलेंगे। बट क्योंकि मेरे को एंथैल्पी कहीं से शुरू करना था, पूरा समराइज करना था, तो मैंने एंथैल्पी को डिसाइड करने वाले फैक्टर्स कराए। ये फैक्टर्स पूरे पूरे डीपीपीज और पूरे पूरे क्लासेस लेंगे। अब एंथैल्पी मैंने आपको कहा था 2-3 दिन लगेंगे, यही है वो फैक्टर्स जिनको इलेबोरेट करना है। तो आई होप इन फैक्टर्स की लिस्ट आ गई हो आपके पास। अब मैं आगे चलती हूँ, किरचॉफ इक्वेशन आ गई, तो अब मैं ये थर्मोकेमिस्ट्री लगाऊं, ये सारे रिएक्शंस लगाऊं, उससे पहले एंथैल्पीज होती कितने तरह की है मुझे ये पता चलना चाहिए। एंथैल्पी का रिएक्शन में मतलब क्या है मुझे ये पता चलना चाहिए, एक्चुअल मतलब क्या है, इसको अप्लाई कैसे करूं। जब भी आप आज के बाद रिएक्शंस में, थर्मोकेमिस्ट्री में एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन यूज करेंगे, ऊपर एक नॉट आएगा। तो अब पहले तो सिंबल से शुरुआत करते हैं। अब तक तो डेल्टा एच चल रहा था, अब डेल्टा एच नहीं, एक सबस्क्रिप्ट और आ जाएगा, रिएक्शन आर। और ये डॉट का क्या मतलब है, डॉट का मतलब है व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रिएक्शन इट हैज टू बी हाईली टेम्परेचर स्पेसिफिक, प्रेशर स्पेसिफिक। तो इसका मतलब है डॉट मतलब आपने स्टैंडर्ड कंडीशंस ली जिसमें प्रेशर 1 बार है, टेम्परेचर 298 केल्विन या 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैंने क्वेश्चन में एच नॉट डेल्टा नॉट एच आर की वैल्यू दे दी, डोंट आस्क मी मैम टेम्परेचर तो दिया ही नहीं आपने, एनआरटी में लगाऊं कैसे, डेल्टा एनजीआरटी में आप टेम्परेचर दे ही नहीं रहे, अब नहीं दूंगी, नॉट है ना। नॉट का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर 25 डिग्री या 298 केल्विन, यानी नॉट देने का मतलब है प्रेशर और टेम्परेचर से बच गई। ये होगा रिएक्शन के स्टार्ट होते ही। तो आपके पास एक नया सिंबल आया जिसमें सबस्क्रिप्ट आर आ गया। आपको याद होगा पीरियोडिसिटी में आपके पास इसका सिंबल क्या था, क्योंकि केमिस्ट्री में रिएक्शन का नाम लिखना है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हम सिंबल क्या यूज करते थे, ईजी, सबस्क्रिप्ट नीचे, ये है वो एंथैल्पी। तो लिखने का तरीका पहले तो ये, कितने टाइप की एंथैल्पीज आपको अपने सिलेबस में देखनी है, एक ब्रॉडर नंबर और उनका इंट्रोडक्शन दे रही हूं आज, और कोई डीपीपी नहीं दे रही आपको, और कोई न्यूमेरिकल्स नहीं करा रही आज आप। आज सिर्फ एंथैल्पीज के टाइप्स आप पढ़ लीजिए जितने हो सके, और बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले मैंने 2 सबसे लंबी ली हैं, अगर आज नहीं हो पाई तो ऑब्वियसली 7 8 आज तो नहीं हो पाएंगी, जितनी हो पाई टाइम के हिसाब से उतनी कराऊंगी।
एक एक चीज इसकी नोट होनी है, आपके एक एक न्यूमेरिकल इसकी वजह से गलत होंगे, एक एक छोटे से छोटा पॉइंट नोट होना चाहिए। अब एंथैल्पी ऑफ कंबशन का क्या मतलब है, नेक्स्ट क्लास में इसकी डीपीपी होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट आज ही किसी भी चीज का, इसको ना अंडरलाइन कर लेना, तुम लोग गलती सिर्फ एक ही चीज में करने वाले हो। किसी भी चीज का एक मोल, when 1 mole of a species is combusted completely, incomplete combustion को combustion नहीं कहते, वो जो सफेद धुआं छोड़ रहा है कोई चीज, वो मेरे लिए कंप्लीट कंबशन नहीं है, वहां मेरे को दिक्कत आएगी। तभी तो कहते हैं चूल्हे को साफ रखना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, आपको 10th में पढ़ाया गया होगा कि गैस चूल्हा के ऊपर जो बर्तन है, यूटेंसिल्स रखे हैं, उस पे अगर कुछ ब्लैक जम रहा है, कुछ व्हाइट स्मोक जम रहा है, मतलब इनकम्प्लीट कंबशन है। इनकम्प्लीट कंबशन से प्रॉब्लम क्या है, एंथैल्पी उतनी रिलीज नहीं होगी, तो आपका फ्यूल वेस्ट हो रहा है। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन मतलब किसी भी चीज का एक मोल जब कंप्लीटली कंबस्ट हो जाए, उसमें जो एनर्जी रिलीज होगी, रिलीज तो बोलना ही नहीं चाहिए, मेरे को पता है कंबशन रिलीज्ड है, उसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन। सी लिखा हुआ मिलेगा नीचे, सी स्टैंड्स फॉर कंबशन। ये हमेशा नेगेटिव होगी, मतलब रिलीज्ड। तीसरी लाइन में तो वही लिखा है जो इतनी देर से करा के आई, एग्जाम्पल नोट करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता इसका, आप इतने क्वेश्चन कर चुके हो इस पे कि आप एग्जाम्पल नोट करने का जहमत मत उठाओ, कोई जरूरत नहीं है। मतलब अननेसेसरी आपका टाइम वेस्टेज है, बट ठीक है, अगर किसी को लग रहा है साथ साथ मैनेज कर सकते हैं तो करिए। लेकिन आपने देखा होगा, मैंने भी इनकम्प्लीट कंबशन के बारे में बात करी, फिर उसका क्या करूं, उसको कहां रखूं, रखेंगे तो यहीं पे। अगर पार्शियल कंबशन है या इनकम्प्लीट कंबशन है, तो मैं ये बात नहीं कह सकती कि वो हमेशा रिलीज होगा। मेरी हर चीज एंथैल्पी ऑफ कंबशन की वहां आके रुकती है इफ कंबशन इज कंप्लीट। तो काफी लोग पीछे तो लिख ही रहे हैं, तो फिर पहले लिख लो आप, फिर समझाऊंगी, क्योंकि समझाना तो मेरे लिए इसमें जो स्टार्ट हुआ है बड़ा जरूरी है। प्लीज ये F2 तक ही लिखना, आप लोग रुक जाना, सो दैट मैं आपको देख के समझा सकूं। तो सारे एक साथ ही काम करिए। अगर मैं जब समझा रही हूं और मुझे पता है इसका एक एक शब्द नोट होना है और ऊपर करना है मुझे, तो क्यों ना इस स्लाइड को पूरा समझ लें फिर नोट कर लेना। फ्लो ब्रेक होता है बच्चों, ये दिस इज गोल्ड। ये जो चल रहा है ना, एंथैल्पी ऑफ कंबशन एंड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, बाकी तो फॉर्मेलिटी है, दिस इज गोल्ड, इसलिए सबसे पहले ये ले लिए। तो एक बार समझ लो, बाद में लिख लेना, ठीक है, मैं दूंगी टाइम इसका। आई इवन कैन नॉट अफोर्ड कि आपका कुछ जाए इसमें। तो अगर तो कंप्लीट कंबशन हुआ, कंप्लीट कंबशन का क्या मतलब है, तुम्हें कैसे पता चलेगा, CO2 और H2O बना तो ही कंप्लीट कंबशन है, नहीं तो कंप्लीट नहीं है। अब इनकम्प्लीट को दिखाना पड़ेगा मुझे। अब मैं पार्शियल कंबशन या इनकम्प्लीट कंबशन लाई, जो हम इंटेंशनली करते हैं, मैं वो चूल्हे वाला नहीं ला रही, जो हम इंटेंशनली करते हैं, करना पड़ता है। क्यों, देखिए, मुझे नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाना है। अब मैं रिएक्शन देके तुमसे पूछ सकती हूँ इसके प्रोडक्ट क्या बना, क्या बना तो नहीं, खैर कुछ ना कुछ देके 4 स्टेटमेंट दे दी, इस रिएक्शन के लिए कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, राइट? पढ़ा के कुछ ना कुछ इंथैल्पी, तुम थर्मोडायनेमिक्स का टेस्ट दोगे और सोचोगे मैम तो इंथैल्पी पूछेंगी, मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन पूछ लूंगी, इनकी, इसके प्रोडक्ट की हाइब्रिडाइजेशन ये है। ऐसे आएंगे अब मिक्स होके क्वेश्चन। अब पार्शियल कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन यहां करवाया गया है, हुआ या करवाया गया, उससे क्या बना, NO, उसकी इंथैल्पी देख रहे हो, प्लस। असली तो दूसरा स्टेप था जिसमें निकलनी थी, वो तुमने रोक दिया, NO2 बनने वाला। कंप्लीट कंबशन कब होता, जब ये NO2 बनता, वो तुमने रोक दिया, असली तो उसमें निकलनी थी। यहां तक तो उसको एफर्ट ही करने पड़े सामने वाले से। आप देखिए, कंबशन में इनिशिएशन तो मांगना ही पड़ता है, तिल्ली जला के मोमबत्ती को दिखानी तो पड़ती है। पहला स्टेप तो एंडोथर्मिक है, उसके बाद कहता है टेक केयर, अब मैं निकाल लूंगा एनर्जी। आप कोई भी गैस लाइटर के बिना तो नहीं जला पाते चूल्हा, इनिशिएट तो शुरुआत में तो आपको देना ही पड़ता है, तो ये शुरुआत पे ही रोक दिया, देना पड़ रहा था यहाँ तो मुझे, ये तो एंडोथर्मिक हो गया। कंबशन होते हुए एंडोथर्मिक मतलब पक्का इनकम्प्लीट कंबशन है ही नहीं ये कंप्लीट कंबशन। एनर्जी जिससे निकलनी थी वो स्टेप तो होने नहीं दिया, वो तो रुक ही गया। यहां देखो, फ्लोरीन का ऑक्सीजन से, इनऑर्गेनिक के कंबशन ले आई मैं, ये इसका मतलब क्या है, ये तो इनकम्प्लीट दिखाई दे रहा है मुझे, लेकिन ये एक इकलौती एक्सेप्शन है जो कंप्लीट कंबशन होते हुए भी पॉजिटिव है, इतना नोट करिए।
अब फिर इसके बाद बताऊंगी, क्योंकि अब क्लोज करना है इसको। अब शुरू से इतना नोट करिए जिनको मैंने नोट करने को रोका था, फिर सेटल डाउन करेंगे इसको। पहले अभी तो शुरू हुआ है, इक्वेशन से तुम्हें नहीं पता चलेगा, एक चैप्टर और पढ़ लोगी ना रेडॉक्स पता चल जाएगा, जहां आपको ये बताया जाएगा किसी भी एलिमेंट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। अब तुम्हें ऑक्सीडेशन ही नहीं पता, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता, अभी 1.5 महीना लगेगा सब कुछ पता चलने में। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि कहीं से तो शुरुआत होनी है। तो तुम्हारे सवालों के लिए याद रखना है कि तुम्हें कैसे पता चलेगा ऑक्सीडेशन हुआ है कि रिडक्शन हुआ है। बच्चों वाला खेल होगा। ये कितने लोग रेडॉक्स कर चुके हैं ममता मैम के साथ, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया ना। इससे आसान कुछ नहीं है, सबसे आसान चैप्टर मैंने रोक रखा है कि थर्मो में तुम थक लो, रो लो, परेशान हो लो, फिर रेडॉक्स लाऊंगी, थोड़ी सांस आ जाए तुम्हें। ये बहुत आसान चीज है जो तुमने पूछी, आ जाएगा राइट। अब इसमें आप ये देखिए, मैं आपको एक स्टेटमेंट बहुत कॉन्फिडेंटली कह रही हूं, अगर एंथैल्पी ऑफ कंबशन के नाम से हम कोई देते हैं और उसमें साइन नेगेटिव है, ठीक है, हमारा आंसर भी ठीक है जी, माइनस आना चाहिए। अगर रिएक्शन कंबशन है और तुम्हारा आंसर प्लस आ रहा है, उसमें दो ही मतलब है, या तो वो इनकम्प्लीट कंबशन है या वो कंबशन है ही नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। तो अब उसका एग्जाम्पल मैंने तुमको दिया, ये नाइट्रोजन वाला कंबशन है लेकिन पॉजिटिव है, इट मींस पक्का वो क्या है, इनकम्प्लीट। मैंने ही दे रखा है तो मेरे को चैलेंज कैसे करोगे क्वेश्चन को। लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने पॉजिटिव दिया है, तो मैं तो क्या तुक्का मारूंगी, तो इनकम्प्लीट है। लेकिन जब आप अगला चैप्टर पढ़ लेंगे आप पता लग जाएगा इनकम्प्लीट तो नहीं है। अभी तो नहीं बता सकती, मैं रेडॉक्स नहीं पढ़ा, लेकिन आपको पता लग जाएगा कि इनकम्प्लीट नहीं है। फिर इसका मतलब क्या है, कंबशन ही नहीं है। क्यों भाई कंबशन क्यों नहीं है, मुझे बताइए। कंबशन क्या होता है क्लास 10th में बता के भेजा है, ऑक्सीडेशन क्या होता है बता के भेजा है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होता है। क्लास 10 से अगर पूछूं रिडक्शन ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन क्या होता है परीक्षित, नहीं ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होता है, कोई चीज ऑक्सीडाइज हो जाए लेकिन और भी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। ये क्लास 10th ने बता के भेजा है आपको। यहां पर आप क्या सोचते हो, फ्लोरीन को ऑक्सीजन ऐड हुआ है, ऐसा है नहीं यहां पर। तो अब ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन को पढ़ने में और पहुंचने में थोड़ा समय हमें लगेगा, अगला चैप्टर रिडॉक्स ही है। तब तक मैं आपको इसके आगे लिखवा दूं व्हाई इट इज पॉजिटिव, बिकॉज इन दिस केस फ्लोरीन इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड। क्यों भाई, दोनों में से अब वही 10th क्लास की डेफिनेशन पकड़ती हूं मैं आपकी। क्लास 10th में एनसीईआरटी में आपको बताया गया है, एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज लाइक ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। सब लोगों का ध्यान यही चाहिए। दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है शाइला, फ्लोरीन। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। और इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। फ्लोरीन को कौन ऐड हो रहा है आके, ऑक्सीजन। कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब इसके मुकाबले इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्लास 10th में आपको बताया अगर कोई नेगेटिव चीज आके लगे ऑक्सीडेशन, कोई पॉजिटिव चीज आके लगे रिडक्शन, जैसे हाइड्रोजन। फ्लोरीन, फ्लोरीन मेरा सबस्ट्रेट है, ऑक्सीजन से तो सारों को रिएक्ट करा रही हूं कंबशन में। फ्लोरीन पे कौन आके लगा है, एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव स्पीशीज। जब कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव स्पीशीज आके लग रही है तो फ्लोरीन इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड हेयर। क्या हुआ है फ्लोरीन का यहां पर, रिडक्शन। अब लिखिए पूरी स्टेटमेंट, फ्लोरीन is not oxidized, rather it is reduced। तो काहे का कंबशन, ये कंबशन था ही नहीं, तुम जबरदस्ती कंबशन में ले आए कि O2 से रिएक्ट करने वाले सारे रिएक्शन को कंबशन कहते हैं। यहां तो फ्लोरीन पे O2 गया है जो कि पॉजिटिव है फ्लोरीन के सामने, और किसी पॉजिटिव चीज के एडिशन को क्या कहते हैं, रिडक्शन। सो दिस रिएक्शन इज नॉट कंबशन और ऑक्सीडेशन, दिस रिएक्शन इज रिडक्शन। तो फ्लोरीन यहां पर ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है, कंबस्ट नहीं हुआ है, फ्लोरीन यहां पर रिड्यूस हुआ है, इट इज रिड्यूस्ड। रिडक्शन क्यों लिख दिया मैंने, इट इज रिड्यूस्ड। नोट कर लिया ये जो भी मैं इतनी देर से बता रही हूं यहां पार्शल वार्शल कुछ नहीं है एनसीईआरटी में, सिर्फ जेई नीट के लिए, सॉरी बाद में बताती हूं मैं ये बात, आई एम सो सॉरी।
यहां तक ही था एनसीईआरटी में, ये इनकम्प्लीट वाला और ये फ्लोरीन वाला, ये सिर्फ जेई नीट के अच्छे क्वेश्चंस के लिए। अब मेरे को आप बताइए इन दोनों में से किसको मैं कह सकती हूं भरा पड़ा है अगली डीपीपी में यही कंटेंट आपका, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है ए और बी में से फॉर कंबशन ऑफ कार्बन? किसको चूज करूं? विच इज राइट इक्वेशन टू शो कंबशन ऑफ कार्बन? बी। वाई? बिकॉज यहां पर इनकम्प्लीट है। ये तो खुद ही पता लग गया आपको इनकम्प्लीट है, इतना ही। इन दोनों में से कौन सा एंथैल्पी ऑफ कंबशन को सिग्निफाई करता है? दिस। अब आपको किसी से पूछना भी नहीं पड़ेगा ये क्यों नहीं, भरा पड़ा है मेरा डीपीपी में ये कंटेंट और टेस्ट में। इन चारों में से कौन सी ये वाली एंथैल्पी है, पहचानो। अगली पूरी क्लास इसी पे डेडिकेट होगी, एंथैल्पीज पहचानना। न्यूमेरिकल तो आगे आएंगे, आप पहचान पाए चार इक्वेशन में से कौन सा एंथैल्पी ऑफ कंबशन है। क्लियर? तो उसको खत्म करूं मैं कंबशन को, मुझे इथेनॉल का कंबशन मेरी क्लास लिख के दिखाए खुद से। तो मैं शुरुआत करती हूं। इथेनॉल क्या होता है, यानी राइट रिएक्शन फॉर कंबशन ऑफ इथेनॉल, CH3CH2OH लिख दूं मैं, आप लोग C2H5 बोल रहे थे। अब ऐसे लिखना शुरू कर दें और कुछ टाइम बाद ऑर्गेनिक शुरू हो जाएगी तो ये चाहिए होगा मेरे को। इसका मैंने कंबशन किया। किसी भी ऑर्गेनिक स्पीशीज के कंबशन में दो ही चीजें बनती हैं, CO2 प्लस H2O। तीसरी चीज होती है डेल्टा H, वो मेरे को वैल्यू जब पता चलेगी तब की तब देखेंगे। अभी तो मैं ये लिख देती हूँ, नॉट अभी नहीं लगाती भाई, तुम परेशान हो जाओगे। अभी तो मेरे को इतना पता है। चेक, मैंने सही लिखा है? कोई गलती? समर कोई गलती? बैलेंसिंग नहीं की मैंने? बैलेंसिंग नहीं करी तो वो डेल्टा एनजी तो गया, वो क्वेश्चन तो गया। बैलेंस करवाओ। जब ऑड नंबर आते हैं तब वो बाय टू वाली समस्या आती है, यहां मेरे को इसने बचा लिया, नहीं तो वो वही मेरे को लेना पड़ता। क्लियर है एवरीवन? बैलेंस हो गया सब कुछ। तो इंथैल कभी भी अब अगली क्लासेस में सबसे पहले आपके पास आएगा राइट योर एम क्वेश्चन। जब मैं दूंगी एम लिखना होगा। एम होगा आपसे क्या मांगा है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथेनॉल। पहले आपको एम लिखना होगा। दिस इज माई एम इन नेक्स्ट क्लासेस। कि तुम्हें यही नहीं पता एंथैल्पी ऑफ कंबशन का अगर मतलब क्या, तो मैं फंसती हूँ। किसका कंबशन हो रहा है इसमें? अच्छा, एंथैल्पी की यूनिट क्या होती है? अगर मैं ये बैलेंसिंग करती जो अब कर रही हूं, भाई हो जाता है हमसे बैलेंसिंग करने में ये गड़बड़, बट बैलेंस कर रही हूं मैं। इसके आगे 6, इसके आगे 4, इसके आगे 6 और इसके आगे 2, करेक्ट है ये बैलेंसिंग। ठीक है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बट ये बैलेंसिंग करेक्ट है। आप ये देखिए, अगर आपको कभी भी आगे ऐसा मौका मिले, जो मेन सबस्ट्रेट है जिसके बारे में बात हो रही है, जिसकी इंथैल्पी के बारे में बात हो रही है, आप उसके आगे अगर 2 या हाफ करते हो तो एक रिस्क लेते हो। इंथैल्पी जो क्वेश्चन में गिवन है 1 मोल की गिवन है, और अगर मैं कहती हूं मुझे इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथेनॉल चाहिए, इसका मतलब 1 मोल इथेनॉल। बैलेंसिंग में कभी भी आप उस सबस्ट्रेट को मत छेड़िएगा जिसकी एंथैल्पी की बात हो रही है, क्योंकि क्वेश्चन में वो 1 मोल की दे रखी होगी, तुम इस रिएक्शन पे वो लगा बैठोगे और तुमने इधर 2 कर रखा है। हमेशा एंथैल्पी की वैल्यू दी जाती है पर मोल। अगर बैलेंसिंग में आपने जिसका कंबशन है उसी के आगे 2 लगा दिया तो कितने मोल हो गए? 2 मोल। आप इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना भूल जाओगे, आपको नहीं ध्यान रहेगा, आप तो क्वेश्चन में वो डेल्टा एच की जगह वही पुट कर दोगे। और अगर मैंने इंटेंशनली, और वो देंगे, ये बैलेंसिंग दी आपको, हमारी मर्जी हम देंगे। और इस क्वेश्चन का आपको डेल्टा एच पूछ ली, डेल्टा एच दे दिया और डेल्टा यू पूछ लिया, आप सब कर लोगे। लेकिन जो डेल्टा एच मैंने दिया है वो, और ये क्वेश्चन मिलेंगे डीपीपी में, वो मैंने दिया ऑब्वियसली किलो जूल पर मोल में। आपको इस इक्वेशन को पहले हाफ से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आप डेल्टा एनजी तो गैशियस 2 ले आओगे, तो मेरा तो वो एक ही होगा। बाकी सारी चीज ये और ये, ध्यान ये रखना है जिस चीज के कंबशन की बात हो रही है, जिस चीज की प्रोसेस की बात हो रही है, उसके आगे 2 लगाना इज वेरी रिस्की, यू आर इनवाइटिंग ट्रबल्स। तो ये थोड़ा आप याद रखेंगे। तो आई थिंक सबकी कॉपी में आ गया होगा कंबशन की एंथैल्पी का प्रॉपर, जो मैंने आपसे पूछा। चलिए एक और कंबशन लिखिए, अगली डीपीपी का पहला ही क्वेश्चन है ये। तो आई एम ट्राइंग एसिटिक एसिड का कंबशन, राइट डाउन
एसिटिक एसिड का कंबशन, पूरी इक्वेशन लिखिए विद बैलेंसिंग, आई एम वेटिंग। 2CO2 प्लस 2H2, एवरीवन एग्रीज? तो ये आपके पास किसी का भी कंबशन अब लिखना आए, आपको पता होना चाहिए कैसे लिखा जाता है पूरा रिएक्शन विद बैलेंसिंग। डन? चलिए, ये तो प्रैक्टिस थी, आपको हो जाए। अब जब कंबशन आता है, दिस इज लास्ट फॉर टुडे, कंबशन को क्लोज करना। कंबशन आते ही जब मैंने एसिटिक एसिड का कंबशन देखा, मैंने इथेनॉल का कंबशन देखा, मैं कार्बोहाइड्रेट का भी देखूंगी कंबशन, फैट का भी देखूंगी, प्रोटीन का भी, हर एक का कंबशन देखूंगी। कंबशन आते ही मेरे को दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ माय लाइफ मिल जाते हैं, फ्यूल फॉर बॉडी, फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल। दोनों कंबशन पे जिंदा हैं। अगर आप कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएंगे, उसका कंबशन नहीं होगा, तो उससे एनर्जी नहीं आएगी। तो अब मेरे पास फ्यूल और फूड की चीज आ गई। अब आप मुझे बताइए गुड फ्यूल कौन सा होगा? किसी के 1 ग्राम से 100 जूल एनर्जी आ रही है, और दूसरे के भी 1 ग्राम से 200 किलो जूल एनर्जी, 200 जूल एनर्जी आ रही है। अच्छा फ्यूल कौन सा है? 200 जूल जिससे आ रही है। तो अगर मेरे को रॉकेट में फ्यूल भेजना है, तो मैं कौन सा फ्यूल भेजूंगी? कम, क्योंकि मेरे को रॉकेट का मास लाइट करना होता है। हैवी रॉकेट मींस मेरे को उतना ही प्रोपेलेंट ज्यादा और उतना ही उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो मैं ऐसा फ्यूल डालूंगी किसी भी चीज में जो हल्का हो लेकिन एनर्जी में कॉम्प्रोमाइज ना हो, एनर्जी ज्यादा रिलीज हो। सेम फॉर आवर बॉडी। अगर हमें इमरजेंसी सिचुएशन है, स्टार्विंग या पोस्ट सर्जरी या कुछ भी ऐसा सिचुएशन है जहां मुझे इमीडिएट एनर्जी चाहिए, तो मैं इजी डाइजेस्ट होने वाला फ्यूल दूंगी। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जब नॉर्मल है, तो मैं डिफिकल्ट डाइजेस्ट होने वाला फूड दूंगी, थोड़ा चल फिर तब डाइजेस्ट हो। राइट? सो आपको कैलोरिफिक वैल्यू या फ्यूल कौन सा अच्छा है वो यहीं से मिलेगा। तो यहां आपकी टर्म आती है कैलोरिफिक वैल्यू। कैलोरिफिक वैल्यू का क्या मतलब है? अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन कैलोरीज बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ दैट फ्यूल और 1 ग्राम ऑफ दैट फूड। किसी भी चीज के 1 ग्राम से कितना कैलोरीज, अब कैलोरिफिक वैल्यू मतलब जूल से शिफ्ट हो गई कैलोरीज में, क्योंकि लेमैन लैंग्वेज में जूल नहीं चलता, वहां चलता है कैलोरीज। तो अब आप किसी भी फूड आइटम पे किलो कैलोरीज पढ़ते हैं, कैलोरीज पढ़ते हैं, तो वो ये है, कैलोरी पर ग्राम या किलो जूल पर केजी, जो मर्जी यूज करें। ऐसा ही मांगेगा तो मेरे को यहां जाना पड़ेगा, नॉर्मल होगा तो मेरे को यहां जाना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट में मैं शायद गलत हो सकती हूँ। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस स्टेटमेंट। फैट्स हैव ऑलमोस्ट डबल कैलोरिफिक वैल्यू देन कार्बोहाइड्रेट। बायो वाले हो सके तो इसको चेक करना अपने बायो टीचर से। आई कैन बी रॉन्ग हियर कि फैट्स की कैलोरिफिक वैल्यू ऑलमोस्ट डबल होती है कार्बोहाइड्रेट से। इस इंफॉर्मेशन में आई कैन बी रॉन्ग। ये आप लोग अपने बायो टीचर से, गूगल से मत पता करके दीजिएगा, गूगल हम देख चुके हैं। क्वेश्चन आप करके लाएंगे, नेक्स्ट क्लास यहां से ओपन करूंगी, नोट करिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आप लोग करके लाएंगे, नेक्स्ट क्लास यहीं से ओपन होगी। इसी हिसाब से आपके घरों में जो सिलेंडर अगर आते हैं, उनके साइज और उनका वॉल्यूम डिसाइड हुआ है कि हर हफ्ते तो सिलेंडर नहीं पहुंचा सकते, नॉर्मली एक फैमिली की जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। तभी आप देखिए, जो अब तो खैर पाइपलाइन से आने लग गया बहुत घरों में, लेकिन सिलेंडर का वॉल्यूम इतना ही क्यों है जो आपके घर आता है, ये कैलकुलेशन है उसके पीछे। हर 15वें दिन तो गाड़ी नहीं भेज सकते, हर 10वें दिन आप बुक कराओ और सिलेंडर एक और आए। तो अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर 1 महीने के आसपास आएगा, 30 डेज की, 32 डेज की, 34 डेज की, 28 डेज। आई एम नॉट टेलिंग यू एग्जैक्ट आंसर।